सामने बाढ़ से रखने जा रहे हैं, जहां कुख्यात भोला सिंह की आज कोर्ट में पेशी है। भोला सिंह को ट्रेन से बाढ़ लाया गया है, जहां पर कोर्ट में उसकी पेशी कराई जाएगी। कुख्यात भोला सिंह की आज पेशी होने जा रही है और भोला सिंह की आज कोर्ट में पेशी। भोला सिंह को ट्रेन से बाढ़ लाया गया है, जहां पर आज कोर्ट में उसकी पेशी होने वाली है। ये बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। कुख्यात भोला सिंह को कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट की तरफ से क्या टिप्पणी की जाती है, ये देखना होगा। थाना में और बाढ़ थाना में भी कई मामलों के जो आरोपी हैं भोला सिंह को आज पहले सुबह जो है हावड़ा राजेंद्र नगर ट्रेन से लाया गया है। आपको दिखा रहे हैं कि बाढ़ थाना में काफ़ी सुरक्षा के बीच भोला सिंह को रखा गया है और करीब 9 बजे बाढ़ कोर्ट में जो है भोला सिंह की पेशी होगी। एसपी ने बताया कि आज पहले सुबह जो है राजेंद्र नगर हावड़ा ट्रेन से इनको लाया गया है। करीब 1 दर्जन के मामले के ये आरोपी हैं और इनको दमदम जेल से जो है बाढ़ लाया गया है, क्योंकि यहाँ से प्रोटेक्शन वारंट दिया गया था। पंडारक थाना में करीब 9 मामले हैं और बाढ़ थाने में 3 मामले हैं, तो लगभग 1 दर्जन मामले में इनको लाया गया। इनके समर्थक भी यहाँ मौजूद हैं। जैसे ही सूचना मिला कि भोला सिंह यहाँ पहुँच गए हैं, तो इनके समर्थक जो है वो बाढ़ थाना में पहुँच गए हैं और सुबह में करीब 9 बजे जो है इनको बाढ़ जेल में पेश किया जाएगा। एसपी रामकृष्ण ने बताया कि सुरक्षा के बीच में जो है इनके समर्थक रहेंगे और पुलिस की काफ़ी कड़ी सुरक्षा रहेगी। सुरक्षा के बीच इनको आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बाढ़। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अनिरुद्ध जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध, भोला सिंह को बाढ़ लेकर पुलिस की टीम पहुंची है, कितने बजे कोर्ट लेकर पुलिस पहुंचेगी, किन किन मामलों का ये आरोपी है, विस्तार से बताइएगा। जी, करीब 1 दर्जन मामला जो है, जिसमें 9 मामला जो है पंडारक थाने में है और 3 मामला बताया जा रहा है बाढ़ थाने में है और सुबह 9 बजे इनको बाढ़ कोर्ट में पेश किया जाएगा। एसपी रामकृष्ण ने बताया कि बाई ट्रेन बंगाल पुलिस जो है वो राजेंद्र नगर हावड़ा एक्सप्रेस से ले आई और अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस जो है वो बाढ़ स्टेशन न रोक के हाथीदह स्टेशन पे ही भोला सिंह को उतार लेती है और वहां से फिर 3-4 गाड़ी और थानों के साथ जो है वो 4 लेन के रास्ते वो बाढ़ थाना करीब सुबह 4:30 या 5 बजे लेकर पहुंचती है। और उसके बाद जैसे समर्थकों को सूचना मिल रहा है कि भोला सिंह को बाढ़ लाया गया, उनके समर्थक बाढ़ थाना पहुंच रहे हैं। 9 बजे सुबह जो है इनको बाढ़ कोर्ट में पेशी की जाएगी। उसके बाद जो कोर्ट का आदेश होगा उसको आगे पुलिस जो है वो कार्य करेगी। और अनिरुद्ध, जिन मामलों में आज पेशी है, क्या उन मामलों के बारे में जानकारी है कि कौन से मामलों में कोर्ट की तरफ से आज टिप्पणी की जाएगी? देखिए, पंडारक में कुल 9 मामले हैं, जिसमें हत्या का आरोपी बताया गया है, रंगदारी का मामला है। कुल 9 मामले हैं। एक और भी मामला जो बाढ़ थाना अंतर्गत हुआ था, 3 लोगों की गोली मार के हत्या हुई थी, उस मामले में भी आज इनकी पेशी होगी। अब देखना है कि पुलिस कौन कौन सा मामले में इनको वहाँ पेश कर रही है। पंडारक थाना जो है कोर्ट को प्रोटेक्शन वारंट के लिए अपील किया था कि वो दमदम जेल में है, उनको यहाँ लाया जाए। यहाँ भी कई मामले हैं, तो कोर्ट ने वहाँ कॉल किया था कि भाई इनको बाढ़ कोर्ट में सशरीर पेश किया जाए। हालांकि पिछले महीने ही आना था, लेकिन कुछ कारण से नहीं आ पाया। बिल्कुल अनिरुद्ध, और देखना होगा कि भोला सिंह पर कोर्ट क्या टिप्पणी करता है। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अब बात एक ऐसे बुजुर्ग की जिसे 85 की उम्र में अदालत ने 34 साल बाद सजा सुनाई है। बुजुर्ग ठीक से खड़े भी नहीं हो सकते, चलने के लिए सहारे की जरूरत पड़ती है, लेकिन जवानी के गुनाह की सजा अब मिली है। बुजुर्ग की हालत देखकर न्याय व्यवस्था पर सवाल भी उठ रहे हैं। रिपोर्ट दिखाते। उम्र 85 साल, झुकी हुई कमर, 2 लोगों का सहारा लेकर चल रहे इस बुजुर्ग को देखिए। ये उम्र होती है राम भजन करने की, लेकिन ये शख्स इस उम्र में सलाखों के पीछे जा रहा है। वैशाली के जुड़ावनपुर के रहने वाले इस बुजुर्ग को जवानी के गुनाह की सजा अब मिली है। 34 साल पुराने केस में बुजुर्ग को अदालत ने दोषी ठहराया है। कानून का डंडा ऐसा चला है कि उम्र की लाचारी भी काम नहीं आ रही है। बुजुर्ग की तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। अदालत से निकल रहे इस बुजुर्ग का शरीर साथ नहीं दे रहा है। उठने और बैठने के लिए भी 2 लोगों की जरूरत पड़ रही है, लेकिन अब इस बुजुर्ग को जेल की सजा काटनी है। ये पूरा मामला वैशाली के जुड़ावनपुर का है, जहां 34 साल पुराने मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया और एक बुजुर्ग को सजा दी है। घटना 1952 की है, जहां आपसी विवाद में एक दंपति पर फायरिंग और जानलेवा हमला करने का आरोप था। एक ही परिवार के 5 लोगों को दोषी बताते हुए केस दर्ज किया गया था। हालांकि केस की सुनवाई के दौरान ही 5 में से 4 आरोपियों की मौत हो गई, लेकिन एक व्यक्ति बच गया, जिनका नाम दीप राय है। अपर जिला और सत्र अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुए अब दीप राय को दोषी पाया है। 34 साल बाद अदालत का फैसला आया है।
अदालत मंगलवार को बुजुर्ग को सजा सुनाएगी, लेकिन बुजुर्ग की हालत देखकर हमारी न्याय व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। आखिर इंसाफ मिलने में इतनी देरी क्यों होती है? अब इस बुजुर्ग को जेल भेजकर भी क्या मिल जाएगा? तो रील्स बनाने का चस्का, सोशल मीडिया पर रातों रात स्टार बनने की चाहत और ग्लैमर की अंधी दौड़ आज की युवा पीढ़ी को किस दलदल में धकेल रही है, इसकी एक बेहद डराने वाली तस्वीर गोपालगंज से सामने आई। कोचिंग जाने के बहाने घर से निकली 9वीं कक्षा की 4 छात्राएं अचानक लापता हो जाती हैं। पुलिस तफ्तीश में जो खुलासा हुआ वो हर माता पिता की नींद उड़ाने के लिए काफी है। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। मोबाइल की छोटी सी स्क्रीन पर दिखने वाली चमक दमक, कुछ सेकंड की वायरल रील्स और रातों रात स्टार बनने का सपना। लेकिन क्या यही सपना अब बच्चों को अपनों से दूर ले जा रहा है? गोपालगंज में 4 नाबालिग लड़कियों के अचानक लापता होने की घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। नगर थाना क्षेत्र के साधु चौक मोहल्ले की रहने वाली ये चारों छात्राएं कोचिंग जाने के बाद घर नहीं लौटी, जिसके बाद परिवार वालों की चिंता बढ़ गई। परिजनों का आरोप है कि लड़कियों को रील बनाकर मशहूर करने और ग्लैमर की दुनिया में पहचान दिलाने का लालच दिया गया। बेटियों के अचानक गायब होने से परिवार का बुरा हाल है। किसी अनहोनी की आशंका को देखते हुए नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने तकनीकी जांच के आधार पर इन लड़कियों की लोकेशन लखनऊ और दिल्ली में ट्रेस की है। फिलहाल पुलिस टीम लगातार कार्रवाई कर रही है और लड़कियों को सकुशल वापस लाने की कोशिश जारी है। ये घटना सिर्फ 4 परिवारों की चिंता की नहीं है, बल्कि समाज के सामने एक बड़ा सवाल है। कि आखिर क्यों बच्चे सोशल मीडिया की चकाचौंध में फंस रहे हैं? क्यों रील्स की दुनिया को रियल लाइफ से बड़ा समझने लगे हैं? क्यों कुछ लाइक्स, फॉलोअर्स और व्यूज को कामयाबी मान रहे हैं? क्या ऐसे फैसले उनके भविष्य के लिए खतरा बन सकते हैं? विशेषज्ञ मानते हैं कि बच्चों के साथ बातचीत, डिजिटल गतिविधियों पर निगरानी और सोशल मीडिया के प्रति जागरूकता पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गई है, क्योंकि हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर वायरल सपना सफलता की गारंटी नहीं देता। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। कहते हैं कि अगर हौसलों में उड़ान हो और इरादों में जान तो किस्मत को भी झुकना पड़ता है। गया जी के एक लाल ने पूरे देश में सूबे का परचम लहरा दिया है। देश की सबसे कठिन माने जाने वाली IIT JEE एडवांस्ड परीक्षा में शुभम कुमार ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल कर इतिहास रचा है। ये जो मुस्कुराता हुआ चेहरा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बिहार का वो नया गौरव है जिसने देश की सबसे बड़ी परीक्षा में अपनी मेधा का लोहा मनवाया है। ये हैं गया जी के नादरागंज के रहने वाले शुभम कुमार, जिन्होंने JEE एडवांस में 360 में से 330 अंक लाकर ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की है। 360 अंकों में से 330 अंक, ये सिर्फ एक स्कोर नहीं बल्कि वर्षों की मेहनत, संघर्ष और समर्पण की कहानी है। गया जी की गलियों से निकलकर कोटा की कोचिंग नगरी तक का सफर आसान नहीं था, लेकिन शुभम ने हर चुनौती को अवसर में बदला और देश भर के लाखों छात्रों के लिए प्रेरणा बन गया। इस अचीवमेंट के साथ तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब कोटा आए थे तब इतना एक्सपेक्टेड था नहीं, बट मेहनत करते करते तो ये समझ में आ गया कि टॉप 5-10 में आना का पॉसिबिलिटी है ही। और आज जब फर्स्ट रैंक आई है तो बहुत ही खुशी हो रही है, काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। जैसे ही परीक्षा का परिणाम आया, शुभम और उसके पेरेंट्स की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उनके बेटे ने उनके हर संघर्ष को आज एक झटके में सार्थक कर दिया था। This is really proud moment and I'm very happy to know about that Shubham is all India
one rank in JEE Advanced 2026. It is very proud moment and I'm very happy and my family is also very happy and the family of LN faculty so very sure काफी lots of happy. सारे लोग यहाँ पे अच्छे तरह से काफी खुश है, प्रभावित है. बहुत खुशी हो रही है. बच्चे ने हार्ड वर्क किया, बाकी ऊपर वाले की कृपा, सबका आशीर्वाद बहुत काम आया है. बाकी एलएन का सपोर्ट भी बहुत रहा है. आज उसका नतीजा है कि ऑल इंडिया रैंक उसको मिल पाया है. सब सभी लोग बहुत खुश है. लेकिन इस कामयाबी का एक और बेहद खूबसूरत और भावुक पहलू है. गया जी की मिट्टी से निकलकर कोटा में दिन रात पढ़ाई करने वाले शुभम अकेले नहीं थे. उनके साथ थे उनके सबसे पक्के दोस्त कबीर. जब नतीजे आए तो शुभम जहां देश के नंबर 1 टॉपर बने, वहीं उनके यार कबीर ने 329 अंकों के साथ ऑल इंडिया रैंक 2 पर कब्जा जमा लिया. काफी अच्छा लग रहा है. जैसे उसने कहा कि कोटा के इतनी एक्सपेक्टेशन तो नहीं थी, सीरियसली कोई इतनी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं थी. बट स्टिल धीरे टेस्ट में देखा परफॉर्मेंस तो लगा कि टॉप 5 में तो आ ही जाऊंगा एंड अब अच्छा रिजल्ट आ गया. दो दोस्तों की इस ऐतिहासिक जुगलबंदी ने कोटा में जश्न का माहौल पैदा कर दिया. ढोल नगाड़ों की थाप पर छात्र और उनके माता पिता झूम उठे. शुभम की ये उपलब्धि सिर्फ एक रैंक नहीं बल्कि उन लाखों सपनों की जीत है जो बिहार के छोटे छोटे शहरों और कस्बों में पलते हैं. ये सफलता बताती है कि मेहनत, लगन और आत्मविश्वास हो तो बिहार का बेटा देश में नंबर 1 बन सकता है. ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18. और अब आपके सामने बड़ी खबर समस्तीपुर से रखने जा रहे हैं, जहां पर पटोरी मुख्य पथ पर एक बड़ा हादसा होते होते टला है. चलती कार पर सालों पुराना एक विशाल पीपल का पेड़ गिरा. ये तस्वीरें आप देख रहे हैं. सड़क से उत्पाद विभाग की गाड़ी गुजर रही थी, तभी तेज आवाज के साथ पेड़ गिरता है और इस दुर्घटना में उत्पाद विभाग के पुलिस पदाधिकारी, सशस्त्र बल के जवान, वाहन चालक तथा न्यायालय में पेशी के लिए ले जाए जा रहे 2 कैदी बाल बाल बचे हैं. पेड़ गिरने से गाड़ी को नुकसान पहुंचा, लेकिन बड़ा हादसा होने से टला है. ये सीसीटीवी फुटेज आपके सामने रख रहे हैं. स्थानीय लोगों ने तुरंत मदद वहां पर पहुंचाई. देखिए किस तरीके से लोग वहां पर, जैसे ही उनको अंदाजा लगता है कि गाड़ी इसके नीचे आ गई है, भागकर लोग वहां पर जाते हैं और लोगों को बचाने का काम शुरू किया जाता है. हालांकि पेड़ गिरने से रास्ता वहां पर ठप हुआ था, लंबा जाम लग गया था. ये तस्वीर आप देख रहे हैं, समस्तीपुर की ये तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर एक बड़ा हादसा टला है. अररिया पुलिस ने 24 घंटे के भीतर हत्याकांड का खुलासा किया है. नगर थाना क्षेत्र के बलुआ गांव में जमीन विवाद में भतीजे ने चाचा की गोली मारकर हत्या कर दी थी. आरोपी नाबालिग भतीजे को पुलिस ने हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है. घटना में इस्तेमाल हथियार, एक मैगजीन, 2 कारतूस और एक खोखा भी पुलिस ने बरामद किया है. वाले जो व्यक्ति हैं वो एक विधि विरुद्ध बालक है, उसको भी निरुद्ध किया गया है. घटना में जो प्रयुक्त जो हथियार है वो भी बरामद किया गया है. और वहीं भोजपुर पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौटा दी है. गुम हुए मोबाइल फोन बरामद कर अब उनके असली मालिकों तक पहुंचाया गया. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कुल 90 मोबाइल फोन बरामद कर वास्तविक धारकों को सौंपा गया है. भोजपुर पुलिस के अनुसार साल 2026 में अब तक 148 मोबाइल फोन बरामद हुए, जिनकी अनुमानित कीमत 30 लाख रुपए से अधिक है. 1 जून को 90 मोबाइल, वैसा मोबाइल जो कि खो गया था, गिर गया था, इसको रिकवर करते हुए उसके वास्तविक स्वामित्व को सौंपा जा रहा है. पूर्व में इसी वर्ष मार्च माह में भी 58 मोबाइल को भी इस तरह सौंपा गया था. आगे भी इस तरह की कार्रवाई की जा रही है. लोगों से अपील है कि अपने मोबाइल्स को सुरक्षित रखें और अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो हमें सूचित करें. हमारी टीम इसमें लगी हुई है और उनको रिकवर करा के उनको सौंपेंगे. बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी ने अपने प्रतिभा से हर तरफ डंका बजाया है. आईपीएल में शानदार प्रदर्शन के बाद उनकी चर्चा और भी बढ़ गई है. ऐसे में बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी ने वैभव को बिहार का ब्रांड एम्बेसडर बनाने की मांग की है. इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री मदन सहनी. मदन जी, वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में धमाल मचाया है, काफी चर्चा हो रही है देश और दुनिया में और कई तरह के मांगे भी हो रही है. बिहार में कई लोगों ने मांग किया कि वैभव सूर्यवंशी को बिहार में ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाए. ये कोई बड़ी बात नहीं है और अब तो वो ब्रांड एम्बेसडर सिर्फ बिहार के नहीं बल्कि पूरे देश दुनिया में उनका नाम का डंका बज रहा है. जितने कम उम्र में उन्होंने क्रिकेट जगत में ख्याति प्राप्त कर लिया है
बहुतों को ये नसीब नहीं होता है। तो ये बिहार के लिए तो गर्व की बात है और हम लोग तो चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर विचार करें, अच्छा रहेगा। ब्रांड एम्बेसडर के रूप में उनको तो सम्मान मिलेगा ही, बिहार को भी इसका लाभ मिलेगा। और अभी तो युवाओं के बीच में खास करके जो नौजवान युवा हैं उनके बीच में जो है वैभव सूर्यवंशी जी का नाम बहुत चर्चित है। और रात में भी हम लोगों ने क्रिकेट देखा है, हालांकि वो उनकी टीम बाहर हो गई थी फाइनल से, लेकिन हम जितने भी IPL में क्रिकेट टीम भाग लिए उसमें उनका सबसे ज़्यादा स्कोर भी रहा और सबसे ज़्यादा चर्चित भी रहा है। सबसे ज़्यादा लोगों ने उनको सबसे ज़्यादा लोगों ने पसंद किया है एक खिलाड़ी के रूप में, और बिहार सरकार निश्चित रूप से उनको सम्मानित करेगी। तो ये बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी, आनंद अमृत राज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और अगली खबर गया जी से, जहां जिले के लिए एक बहुत ही गर्व की बात सामने आई है। जिले में हुए शानदार विकास कार्यों को अब राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है और इसके तहत जिला परिषद को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया। आगामी 3 जून को नई दिल्ली के प्रसिद्ध भारत मंडपम में एक भव्य राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह का आयोजन होने जा रहा है, जहां गया जी जिला परिषद की अध्यक्ष नैना कुमारी को इस प्रतिष्ठा से नवाजा जाएगा, उनको सम्मान दिया जाएगा। जिले को मिली इस बड़ी कामयाबी पर खुशी जताते हुए जिला परिषद अध्यक्ष ने पूरे गया वासियों और अपनी पूरी टीम का आभार व्यक्त किया है। भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में आमंत्रित होने मेरे लिए ही नहीं बड़े पूरे गया जिले के लिए गौरव और सम्मान का विषय है। यह सम्मान किसी एक व्यक्ति का ही नहीं बल्कि गया जिले के जनता, जिला परिषद सम्मानित सदस्यों, पदाधिकारियों एवं कर्मियों के सामूहिक प्रयास का परिणाम है। खबर समस्तीपुर से है, जहां जिले के हसनपुर प्रखंड के प्राथमिक कन्या विद्यालय मालदा के एक शिक्षक इन दिनों अपने अनोखे शिक्षण तरीके को लेकर चर्चा में है। भीषण गर्मी और लू के खतरे के बीच शिक्षक वैद्यनाथ रजक बच्चों को फिल्मी गीत की धुन पर गाना गाकर लू से बचाव के उपाय बता रहे हैं। तो अब मैं गीत के माध्यम से आप लोगों को लू से बचने के उपायों को बता रहा हूं। निकलो ना धूप में यूं, नहीं तो लग जाएगी लू। नंगे पांव ना चलना तू, नहीं तो लग जाएगी लू। सर बताए हैं कि लू से बचने के लिए छाता लगाएं, नींबू का शरबत पिएं, तरबूज और खीरा खाएं तथा ढीले कपड़े पहने तो लू से बचा जा सकता है। और वहीं नेपाल की राजधानी काठमांडू के राजा दशरथ स्टेडियम में आयोजित 12वीं माउंट एवरेस्ट इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने धमाकेदार प्रदर्शन किया। 29 से 31 मई तक चले इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार खेल दिखाते हुए कुल 14 मेडल अपने नाम कर लिए। देश के लिए उप विजेता ट्रॉफी भी जीती है। इस टूर्नामेंट में भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और ईरान के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, जिन्हें पछाड़कर भारतीय टीम ने तिरंगे का मान बढ़ाया। नेपाल की राजधानी काठमांडू के राजा दशरथ इंडोर स्टेडियम में चल रहे 12वीं माउंट एवरेस्ट इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने इस बार अपना 20 पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इस बार भारत से कुल 20 खिलाड़ी भाग लिए थे। इसमें कई सारे खिलाड़ी ऐसे भी थे जो कि काटा व कुमिते दोनों इवेंट में भाग लिए थे, जिसमें कि 10 खिलाड़ियों ने कुल 14 पदक जीता। वहीं 10 खिलाड़ी हमारे कहीं न कहीं पदक से चूक गए हैं। नवादा में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। सदर अस्पताल स्थित हड्डी विभाग को फिर से शुरू किया गया है। पिछले दिनों न्यूज 18 पर दिखाया था कि हड्डी विभाग को अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दिया गया है। इसके कारण अस्पताल आए मरीजों को काफी परेशानी हो रही थी। डॉक्टर से शुभ खौज पूछ जाने पर डॉक्टर लंबे समय पर छुट्टी पर चले गए। न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। हमने आपको पिछले दिन दिखाया था कि नवादा सदर अस्पताल स्थित फैब्रिकेटेड वार्ड में ओपीडी में जो हड्डी रोग का जो वार्ड था वो पूरी तरह से बंद था। डॉक्टर के अनिश्चितकालीन छुट्टी पे चले जाने के कारण ये विभाग
को बंद कर दिया गया था और उसके बाहर एक नोटिस भी चिपका दिया गया था, जिसके कारण लोग यहाँ आते थे मगर लौट कर चले जाते थे। मगर एक बार फिर से विभाग के खुल जाने से लोगों को काफ़ी सहूलियत हुई है। हालांकि डॉक्टर की संख्या अभी इस विभाग में कम है, मगर जितने डॉक्टर आए हैं वो नियमित रूप से यहाँ बैठ रहे हैं और लोगों का इलाज कर रहे हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं कि लंबे समय तक ये वार्ड जो था बंद था और आज इसके खुल जाने से लोगों को काफ़ी सहूलियत हो रही है। और जैसा कि देख सकते हैं कि महिला अपना एक समस्या लेकर आई है और यहाँ पे इलाज करा रही है, क्योंकि हड्डी वार्ड में जो है काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आते हैं और अपना इलाज कराने के लिए पहुँचते हैं। कुछ लोग हैं, उनसे हम जानते हैं, कहाँ आए थे आप दिखाने के लिए? नवादे। मतलब किस विभाग में? हड्डी वाला रोग। क्या दिक्कत हुआ था? हाथ में चोट लग गया था। विभाग तो बंद था बहुत दिन तक। नहीं तो आज तो चालू है। चालू हुआ है, तो खुला है तो सहूलियत हुआ है। हाँ। डॉक्टर देख लिए? हाँ। क्या बोले? बोले प्लास्टर कराने, टूट गया है। टूट गया है। तो पहले तो आप बाहर भटक रहे होंगे। हाँ। अब यहाँ आने से सहूलियत तो हुआ है। हाँ। कहाँ से आए आप? हम नवादा। क्या नाम है? फंटूस नाथ। ये देखिए मरीज हैं, इनका यह कहना है कि हड्डी टूटी होने के कारण ये अपना इलाज जो नहीं करा पा रहे थे, क्योंकि अस्पताल में वैसे ही लोग पहुंचते हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं या उनके पास कोई सहारा नहीं होता है, तो वो यहाँ इलाज कराने के लिए आते हैं। मगर अब एक बार फिर से हड्डी रोग विभाग के खुल जाने से लोगों को बड़ी सहूलियत मिली है और हम अपने सामाजिक दायित्व को समझते हुए खबर को प्रमुखता से दिखाई और अस्पताल प्रबंधन में इस पर स्टेप उठाए और हड्डी विभाग को फिर से खोल दिया है। हालांकि डॉक्टरों की संख्या अभी कम है, मगर जितने भी डॉक्टर आ रहे हैं विभाग को ससमय खोल रहे हैं और लोग उससे काफ़ी लाभान्वित हो रहे हैं। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। और वहीं पूर्णिया से बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। पुलिस टीम पर हमला हुआ, भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया है। पुलिस टीम दाखिल खारिज करने के लिए वहां पर गई हुई थी। चंपानगर के मलिनिया रहिका गांव की ये घटना आपको बता रहे हैं। चौकीदार और पुलिसकर्मी घायल है। महिला समेत 7 लोग गिरफ्तार। जमीन सुधीर ऋषि की है, जिस पर रहिका मलिनिया के विजेंद्र ऋषि समेत कई लोगों ने जबरन कब्जा कर रखा था। कोर्ट के आदेश के बाद यहां पर टीम पहुंची थी। जमीन नापी कर जमीन मालिक को कब्जा दिलाकर लौट रही थी टीम, और तभी झाड़ी में छिपे करीब 2 से 3 लोग जो पहले आते हैं, उसके बाद एक एक करके कई लोग वहां पर आते हैं। पुलिस टीम पर हमला कर दिया जाता है, जिसमें चौकीदार शंकर पासवान के सिर के पीछे तीर लग गया। एक पुलिसकर्मी के हाथ में भी गंभीर चोट आई है। रहा था बहुत सारी पुलिस पहुंचते हैं वहाँ पे, जमीन खाली कराया जा रहा था, लेकिन ग्रामीण बहुत वर्चस्व कर रहा था, लाठी डंडा सबके ऊपर मार रहा था, बर्दाश्त से फाजिल हो रहा था। एक तरफ पुलिस पे सवाल उठ रहा था, उस हम लोग उसको रोकने का कोशिश किए। रोकने के चक्कर में जो है ना, उन्होंने पीछे जैसे मुड़े ने बस चला दिया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कुमार प्रवीण जुड़ चुके हैं। प्रवीण, ये बताइए कि ये पूरी घटना कब की है और अभी तक कितने लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हो पाई है? ये कल शाम की घटना है और चंपानगर थाना के चरैया रहिका मलिनिया टोला की घटना है, जिसमें बताया गया है कि 2 ऋषिदेवों के बीच ये लड़ाई है। जमीन को लेकर काफी पुराना विवाद था, जिसमें कोर्ट के द्वारा एक पक्ष में निर्णय दिया गया था और उसी को दखल दिहाने के लिए अंचलाधिकारी और बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां पहुंचे थे और जमीन की मापी कर दखल दिहानी भी करवा दी गई थी। उसके बाद पुलिस टीम लौट रही थी, अचानक पीछे से कुछ लोग छुपा हुआ था और उन लोगों ने पुलिस पर अचानक तीर धनुष, लाठी डंडे और पत्थर से हमला कर दिया, जिसमें शंकर पासवान जो चौकीदार हैं वहीं के हैं और उनके सिर के पीछे में तीर लगी है और उन्हें आनंद फानंद में स्थानीय अस्पताल लाया गया, जहां से उन्हें जीएमसीएच रेफर कर दिया। इसके बाद पुलिस वहां पर लोगों को खदेड़ कर कुल 7 लोगों को गिरफ्तार की है। सदर एसडीपीओ 2 गौरव कुमार ने बताया कि 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक महिला नेत्री भी है, जिन्होंने इस लोगों को उकसाया था और उन्हीं के कहने पर पुलिस पर हमला की गई थी, जिसमें एक अन्य पुलिसकर्मी के भी हाथ में तीर लगी है। हालांकि उनको मामूली चोट थी, तो उनको वहीं पे इलाज करके छोड़ दिया गया। कुल 7 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और अन्य लोगों के विरुद्ध छापेमारी की जा रही है। इसमें तीर धनुष, भाला और लाठी डंडा भी वहां से बरामद किया गया है और एसडीपीओ का कहना है कि इसकी जांच की जा रही है और कौन कौन लोग हैं उन्हें चिन्हित कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए